जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास न कोई खास प्राकृतिक संसाधन है, न ज्यादा जमीन और आबादी बहुत ज्यादा। ऐसा देश आज दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में से एक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। ये कहानी है उस देश की जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली क्वान यू कह रहे हैं कि वो अपने शहर को कलकत्ता जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने 1965 में कही थी, जब सिंगापुर आज़ाद हुआ था, और ये उस वक्त की सच्चाई थी। तो सवाल ये उठता है कि सिंगापुर ने आखिर ऐसा क्या कर डाला कि आज दुनिया के बड़े से बड़े शहर सिंगापुर जैसा बनना चाहते हैं। तो देखिए, 1965 में सिंगापुर कैसा था? भ्रष्टाचार चरम पर, 70% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। और आज सिंगापुर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, दुनिया का तीसरा सबसे कम भ्रष्ट देश, और लगभग 90% लोगों के पास अपना खुद का घर है। तो ये जो कमाल का बदलाव है, ये आखिर हुआ कैसे? चलिए आज इस पूरे सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिंगापुर ने 3 बड़ी समस्याओं को हल किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया, सबके लिए घर बनाए और शहर को बिल्कुल साफ कर दिया। और आखिर में इन सब से हमें शासन के बारे में क्या सबक मिलते हैं? तो सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्टाचार। आप अंदाजा लगाइए, 1950 के दशक में सिंगापुर में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि पुलिस वाले खुद डकैतों के साथ मिलकर अफीम की तस्करी करते थे। सरकारी अफसरों की सैलरी कम थी, महंगाई ज्यादा, तो रिश्वत लेना एक तरह से आम बात बन गई थी। तो सवाल ये है, इस भ्रष्टाचार के दीमक से सिंगापुर ने छुटकारा कैसे पाया? कैसे वो आज दुनिया के टॉप 3 सबसे कम भ्रष्ट देशों में से एक है? इसका जवाब उनकी एक 3 तरफा रणनीति में है। सबसे पहले तो उन्होंने कानून को सख्त किया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को और मजबूत बनाया। फिर दूसरा, एक बहुत ही शक्तिशाली और आजाद एजेंसी बनाई गई जिसका नाम था CPIB। और तीसरा, और यह सबसे क्रांतिकारी कदम था, उन्होंने प्रोत्साहन की पूरी व्यवस्था ही बदल दी। तर्क सीधा था, सरकारी अधिकारियों को इतनी अच्छी सैलरी दो कि उन्हें रिश्वत लेने की जरूरत ही महसूस ना हो। और ये CPIB कोई मामूली एजेंसी नहीं थी, इसके पास कमाल की शक्तियां थीं। ये बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, उनके परिवार के बैंक खातों तक की जांच कर सकती थी। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से स्वतंत्र थी, इतनी स्वतंत्र कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति की मर्जी के बिना इसके निदेशक को बर्खास्त नहीं कर सकते थे। अब आते हैं प्रोत्साहन पर। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, $1.1 मिलियन। यह सिंगापुर के एक मंत्री की औसत सालाना सैलरी है। ली क्वान यू का तर्क बहुत साफ था, या तो अपने नेताओं को अच्छी सैलरी दो या फिर भ्रष्टाचार झेलने के लिए तैयार रहो। और ये सैलरी देश के टॉप 1000 कमाने वालों की औसत आय के बराबर रखी गई। अगर हम सिंगापुर के CPIB को भारत के CBI से तुलना करें तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। सिंगापुर में CPIB को जांच के लिए किसी राजनीतिक मंजूरी की जरूरत नहीं, लेकिन भारत में बड़े अफसरों के खिलाफ जांच के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और इसी आजादी की वजह से सिंगापुर में न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष भी CBIB पर पूरा भरोसा करता है। और जब एक एजेंसी आजाद नहीं होती तो क्या होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा था, एक ऐसी लाइन जो साफ बताती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप किसी भी जांच एजेंसी को कितना कमजोर बना सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिंगापुर की दूसरी बड़ी समस्या की बात करते हैं, आवास। 1960 के दशक में सिंगापुर में घरों की बहुत बड़ी समस्या थी। पूरा शहर झुग्गी झोपड़ियों से भरा पड़ा था, ना साफ सफाई थी, ना ही कोई बुनियादी सुविधा। आप कल्पना कीजिए, देश की लगभग 70% आबादी ऐसी ही भीड़भाड़ वाली अस्वास्थ्यकर जगहों में रह रही थी। टूटे फूटे लकड़ी के घर, पानी के लिए कुएं और रोशनी के लिए मिट्टी के तेल के लैंप, ये थी उस वक्त की हकीकत। तो इस समस्या को हल करने के लिए 1960 में बनाया गया आवास और विकास बोर्ड यानी HDB। और इनके काम करने की रफ्तार देखिए, अंग्रेजों ने 20 साल में सिर्फ 2000 घर बनाए थे, लेकिन HDB ने सिर्फ 5 साल में 45,000 घर बना डाले। और आज सिंगापुर की 80% से ज्यादा आबादी इन्हीं HDB फ्लैट्स में रहती है। लेकिन यहां एक बहुत ही अनोखा मॉडल लाया गया, 99 साल की लीज का। इसका मतलब क्या है?
तकनीकी रूप से लोग इन घरों के मालिक नहीं हैं। उन्होंने ये घर सरकार से 99 साल के लिए लीज पर लिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीन का नियंत्रण कुछ ही परिवारों के हाथ में न आ जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका फिर से इस्तेमाल हो सके। तो सिंगापुर के इस सफल आवास मॉडल के पीछे आखिर राज क्या थे? सबसे पहले एक अकेली शक्तिशाली एजेंसी HDB जो योजना से लेकर निर्माण तक सब कुछ संभालती थी। दूसरा, स्पष्ट जवाबदेही, जो बिल्डर समय पर काम पूरा करते उन्हें आगे के प्रोजेक्ट्स में फायदा मिलता। और तीसरा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए हाउसिंग सोसाइटियों में अलग अलग जातीय समूहों के लिए कोटा भी रखा गया। अब आते हैं तीसरी और आखिरी चुनौती पर, पर्यावरण। आज हम सिंगापुर को गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन एक जमाना था जब यह शहर बहुत ही गंदा हुआ करता था। नदियां, सड़कें सब कूड़े करकट से भरी रहती थीं। ये जो तस्वीर है, ये उस वक्त की कलांग नदी की है। इसे खुला सीवर कहा जाता था। मतलब इसमें चिकन की हड्डियों से लेकर सड़ा हुआ खाना सब कुछ बहता था। शहर का एक बड़ा हिस्सा कूड़ेदान बना हुआ था। इस हालत को बदलने के लिए शुरू हुआ कीप सिंगापुर क्लीन अभियान। लेकिन यह सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, इसके पीछे एक ठोस योजना थी। पहला, स्पष्ट लक्ष्य, 10 साल में नदियों को साफ करना। दूसरा, सख्त जुर्माना, कूड़ा फेंकने पर भारी फाइन। तीसरा, जवाबदेही, जो अफसर काम नहीं करेगा उसका प्रमोशन रुक जाएगा। और चौथा और सबसे जरूरी, एक नया कल्चर बनाना, जहां सफाई राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बन गई। और इससे साबित होता है कि सख्त नियम काम करते हैं। सिंगापुर में जुर्माना लागू करना बहुत प्रभावी रहा है। लेकिन यह मॉडल सिर्फ सिंगापुर का नहीं है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें भारत में इंदौर शहर में भी दिखता है, जहां सख्ती से जुर्माने लगाए जाते हैं। और नतीजा, इंदौर लगातार भारत का सबसे साफ शहर बन रहा है। तो भ्रष्टाचार से लड़ाई, सबके लिए घर और साफ सफाई, इन तीनों समस्याओं और उनके समाधानों को देखने के बाद कुछ मूल सिद्धांत सामने आते हैं। और ये ऐसे सबक हैं जो किसी भी देश के काम आ सकते हैं। तो सिंगापुर की सफलता का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये 4 स्तंभों पे खड़ा है। पहला, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी एक ऐसा नेतृत्व जो लंबे समय के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हो। दूसरा, स्वतंत्र संस्थाएं, ऐसी एजेंसियां जो राजनीतिक हस्तक्षेप से बिल्कुल आजाद हों। तीसरा, स्पष्ट जवाबदेही, जहां अफसरों का प्रदर्शन सीधे नतीजों से जुड़ा हो। और चौथा, एक रणनीतिक प्रोत्साहन प्रणाली जो सरकारी कर्मचारियों और देश के हितों को एक साथ जोड़ दे। आखिर में सिंगापुर की कहानी एक ही बात साबित करती है कि अगर एक सही ढांचा हो, नेतृत्व का इरादा पक्का हो और जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत हो, तो देश की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। एक पूरे देश को बदला जा सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल छूट जाते हैं। क्या सिंगापुर मॉडल एक बार का चमत्कार था जो बस उन्हीं हालातों में काम कर सकता था? या फिर इसके जो मूल सिद्धांत हैं, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, जवाबदेही, इन्हें कहीं भी किसी भी देश में आजमाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचना बहुत जरूरी है।